नमस्कार दोस्तों। तो भाई इससे पहले मैंने आपको यूएनओ के बारे में बताया है। यूएनओ का पार्ट 1 है वो, और यूएनओ का पार्ट 2 जल्दी अपलोड करूँगा। ठीक है, मैंने इसलिए अपलोड नहीं करा है क्योंकि भाई 1 घंटे का तो वही है। पहले आप उसको देख लीजिए, ठीक प्रकार से नोट कर लीजिए उसके सारे फैक्टों को। उसके बाद दूसरा पार्ट में अपलोड कर दूंगा। शाम तक कर दूंगा मैं, कल शाम तक, यानी कि मतलब आज शाम तक ही मैं पार्ट अपलोड कर दूंगा इसका दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसका फिर एक तीसरा पार्ट आएगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन होंगे सारे, संयुक्त राष्ट्र के अलावा और जो इसके अधीन संस्थाएं हैं वो सब होंगी उसमें। ठीक है, तो भाई कुछ लोगों के मन में ये सवाल बना हुआ है और स्पेशल मैं उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि भाई अब शेष बचे हुए दिनों में, जैसा कि आपको पता है 18 तारीख से दूसरे राउंड की परीक्षा शुरू हो रही है कुल मिला के जो भी कहेंगे, तो उसमें जिनका अब की बार इसमें नंबर आ गया है, मतलब जिनका अब की बार इसमें एग्ज़ाम है, तो उनके दिमाग में ये बना हुआ है कि अब शेष बचे दिनों में क्या पढ़ें। मान लो आपके पास 15 दिन है लगभग, इन 15 दिनों में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है, जीएस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। तो भाई सबसे पहले तो जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड कर रहा हूँ। आप कहेंगे कि बताना कहाँ से अपलोड कर रहे हैं, तो मेरे पास ये आपका रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस है। ठीक है, इस सिलेबस को देखकर मैं वीडियो बनाता हूँ। किसी को लगे कि कहाँ से अपलोड कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस स्टेज 1 ऐसा कुछ लिख रहा है इस पर। ठीक है, स्टेज 1 हो या 2 हो, सिलेबस सबका एक ही है। तो इसको देख के मैं सिलेबस अपलोड करता हूँ कि इसमें कहाँ से क्या प्रश्न उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मेरी वीडियो अपलोड हो रही हैं उनको आप देखें ज़रूर, जितनी वीडियो आ रही हैं। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि आप इतने कम दिनों में जीएस में क्या पढ़ें। ठीक है भाई, अब जो बिल्कुल जिनकी जीएस बिल्कुल नहीं है उनके लिए बता रहा हूं मैं, या जिनकी है भी उनके लिए भी कह रहा हूं मैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ी है या जिनको लग रहा है जीएस से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि भाई क्या करें जीएस के लिए। ठीक है, आपको सबको पता है कि जीएस 40 क्वेश्चन है या 40 नंबर की है जीएस, बाकी 30 के इसमें मैथ रीजनिंग है। अब जीएस में 40 नंबर में आपका सिलेबस क्या है, पहले सिलेबस सुन लो, आपका सिलेबस क्या है 40 नंबर में। तो आपका जो सिलेबस है, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर है सबसे पहले जीएस में, जितनी भी है। खेल कूद है, करंट की भी और वैसी भी। ठीक है, भारत की कला और संस्कृति है, कला और संस्कृति में आते हैं भारत के ऐतिहासिक स्थल, भारत के मंदिर मस्जिद जितने भी, औरंगजेब ने स्थल वगैरह, शाहजहाँ के स्थल वगैरह, ये इमारत जो है, किले वगैरह, ये सब आते हैं कला संस्कृति में। इसके अलावा भारत के लोक साहित्य, जो राज्यों के लोक नृत्य हैं वो, और जैसे मैंने विरासत सूची पर वीडियो अपलोड करा था, मंदिरों पर वीडियो अपलोड करा था, ये सब कला संस्कृति में आते हैं। ठीक है, और विज्ञान आपको पता ही है, सामान्य विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान 10th लेवल तक की आएगी ये। ठीक है, तो भाई जो फ्यूचर स्टूडेंट सर्किल वाले हैं, मैं कहना तो नहीं चाहूँगा लेकिन कह रहा हूँ, जो फ्यूचर स्टूडेंट सर्किल वाले हैं उनके लिए भौतिक विज्ञान बड़ी अच्छी प्रकार से चल रही है, मैंने सुना है। तो भाई भौतिक विज्ञान वहाँ से पढ़ लें। बाकी आप जीव विज्ञान नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं है, फिलहाल अब जो पेपर चल रहे हैं, अब जो एग्जाम चल रहे हैं ना, उनमें साइंस थोड़ी कम आ रही है। मैं कह रहा आ नहीं रही, लेकिन कम आ रही है। परंतु आगे जो आगे वाला होने वाला है, दूसरी स्टेज वाला जो होने वाला है, मतलब दूसरे
जो दूसरे ग्रुप के पेपर चलेंगे ये तो खत्म हो जाएंगे 18 तारीख तक, पहले ग्रुप में जो लोग आ गए। अब जो दूसरा चलेगा, अब उसमें पक्का थोड़ी नहीं है कि क्या है, आएगा तो सिलेबस में ही, सिलेबस में से ही, लेकिन साइंस ज़्यादा है, हिस्ट्री ज़्यादा है, क्या है उस कुछ नहीं कह सकते। तो इसीलिए कोई ऐसा ना समझे कि साइंस नहीं आए तो पढ़े नहीं, साइंस को बराबर फोकस रखें, ठीक है। साइंस वहाँ से फ्यूचर स्टूडेंट सर्किल वालों के लिए कह रहा हूँ मैं, साइंस वहाँ से पढ़ ले। इसके बाद आपका साइंस के बाद आपकी हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मैं बता देता हूँ हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। जो आपका सिलेबस है हिस्ट्री का, भाई आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, यानी कि इतिहास जो है हमारा, इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, इतिहास में आपको आधुनिक भारत पढ़ना है, केवल आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से अलग इतिहास में कुछ भी नहीं पढ़ना है किसी को भी। अब का सिलेबस बता रहा हूं मैं, जिन्होंने पहले कभी पढ़ लिया पढ़ लिया। अब इन 15 दिनों में क्या कर सकते हैं, तो आधुनिक भारत में भैया 1885 से लेकर 1950 तक जितनी भी घटना हुई है सबको पढ़ डालो। 1885 से 1950 तक की सभी घटनाओं को पढ़ डालो अच्छी तरीके से आधुनिक भारत में, ठीक है। ये अब बता रहा हूँ एनटीपीसी के लिए, जो 15 दिन आपके शेष बचे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, या जिनका फिर एग्जाम नहीं है, फिर तीसरे उसमें है, तो उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आधुनिक भारत में आपको स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि हमारा जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ, जो राष्ट्रीय आंदोलन है ना, वो पढ़ना है। मैंने राष्ट्रीय आंदोलन पर 2 वीडियो अपलोड भी करे हैं, मतलब 2 चैप्टर पढ़ाए हैं। बंग आंदोलन पढ़ा दिया, बंगाल का विभाजन पढ़ाया, कांग्रेस की स्थापना। जैसे मुझे भी थोड़ा समय कम मिल रहा है, समय मिलेगा मैं तीसरी आगे चैप्टर बढ़ाऊंगा उसका, ठीक है। इसके बाद भैया आपकी ज्योग्राफी है, इंडिया और वर्ल्ड की, ठीक है। अब आता है भूगोल। अब भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, भूगोल में भारत और विश्व दोनों के भूगोल है। इसमें केवल ऊपर इतिहास में भारत का इतिहास और आपको आधुनिक भारत पढ़ना है, वैसे भारत व विश्व दोनों का भूगोल है इसमें जो आपका आ रहा है। भारत और विश्व दोनों का भूगोल है सिलेबस में एनटीपीसी के में, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है, अब बता रहा हूं मैं, बाकी सारा पढ़ ले तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे अब आपके पास टाइम कम है तो आप क्या पढ़ें भैया। भारत भूगोल में भारत का एक चैप्टर होता है भारत की स्थिति, भारत की स्थिति देख लें, भारत की स्थिति और अक्षांश, भारत की स्थिति देख लें, मतलब भारत की स्थिति में आएंगे आपके अक्षांश देशांतर, भारत के अक्षांश कितने हैं, मतलब पहला चैप्टर है ये। भारत की स्थिति क्या है, अक्षांश देशांतर, भारत में कितने राज्य हैं, ठीक है, ऐसे सवाल। भारत की जो अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतर विस्तार कितना है, समय कहाँ से लिया गया है, किस राज्य की कौन सी राजधानी, ये सब पहले चैप्टर होता है, भारत भूगोल में बता रहा हूँ। इसके अलावा आप भारत के प्रमुख पर्वत देख लें, नदी देख लें भारत की, झीलें देख लें भारत की, ठीक है, ये देख लें। इसके अलावा भारत की जनजाति, भारत की जितनी भी जनजाति हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जनजाति देख लें, ठीक है। और नदी के किनारे बसे शहर देख लें। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं परियोजना, ठीक है, जो नदी घाटी परियोजना है, ओके। पहाड़ पर्वत मैदान ये सब आप देख लें, इनकी भौतिक भूगोल देख लें आप, ठीक है, ये सब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। विश्व भूगोल में भी आपको यही, विश्व भूगोल में सबसे पहले आप देख लें भाई ब्रह्मांड देख लें, सौरमंडल देख लें, ठीक है, सौरमंडल पढ़ लें, ब्रह्मांड पढ़ लें, और पर्वत पठार मैदान नदी, पर्वत पठार पढ़ लें, मैदान पढ़ लें, सब थोड़ी थोड़ी जब देख लें, ज्यादा डीपली पढ़ने की भी जरूरत नहीं है जब समय कम है आपके पास, ठीक है। नदी जैसे कि आप देख लें, हमें घास के मैदान देख लें, घास के मैदान, ठीक है, और घास के मैदान देख लें इसमें, ठीक है। और बस विश्व भूगोल में ज्यादा नहीं क्योंकि समय आपके पास कम है, और भी हैं लेकिन ये जरूर देख लें, ठीक है। विश्व भूगोल में चलो, विश्व भूगोल के बाद अब हम बात करने लगे हैं कि राज्य व्यवस्था में क्या पढ़ें, यानी कि हमारी जो पॉलिटी है उसमें हम क्या पढ़ें, पॉलिटी में हम क्या पढ़ें, अच्छा पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है। तो भाई सबसे पहले पॉलिटी में आपको स्पेशल लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, स्पेशल सिलेबस में लिखा हुआ है हमें कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ना है, ठीक है।
जो मैंने आपको वीडियो अपलोड करी थी संविधान का निर्माण की, वो जरूर पढ़ना है। इसका कहने का अर्थ है कि जो कहाँ पे गई, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि हमारी राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो भाई संविधान सभा, यानी कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, संविधान का निर्माण देख लें पहले, मेरी वीडियो देख लेना यहाँ से तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप देखें संविधान के स्रोत देख लें, ठीक है, संविधान के स्रोत क्या क्या है, सभी संविधान के भाग देख लें, ठीक है, किस भाग में क्या लिखा हुआ है, अनुसूची देख लें किस अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, भाग देख लें, अनुसूची देख लें, ओके। इसके बाद आपको देखना है देशी रियासतों का भारत में जो एकीकरण हुआ वो जरूर देखना है, देशी रियासत देख लें, देशी रियासतों का भारत में जो एकीकरण हुआ है, ओके, देशी रियासत। और भाई संविधान के स्रोत देख लें, इसमें संविधान के भाग देख लें, संविधान की अनुसूची देख लें और देशी रियासतों का एकीकरण। इसके बाद आपको क्या देखना है, आपको लगभग अनुच्छेद 1 यानी कि भाग 1, अनुच्छेद 1 से शुरू करके लगभग 70 तक के अनुच्छेदों को देख लो। बाकी राज्य व्यवस्था में कुछ भी आपके लिए जरूरी नहीं है, किसी भी एग्जाम के लिए ये फुल तैयारी मानो आपकी राज्य व्यवस्था की। 70 तक के अनुच्छेद देख लो, जिसमें आपके सब आ जाएंगे राष्ट्रपति, यानी कि कुल मिला के आप राष्ट्रपति पर विशेष ध्यान दो, राष्ट्रपति दो, और मूल अधिकारों पर विशेष ध्यान दो। मौलिक अधिकार बोलते हैं इनको, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति और आपके नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों पे थोड़ा ध्यान दो ज्यादा है जी। और आपका आ जाएगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और हमारी संसद, बस ये पढ़ लो इसमें, ठीक है, ये पढ़ लो। अब फिलहाल वर्तमान के लिए आपके पास समय कम है इसलिए, ठीक है, ये पढ़ लो संविधान में। भाई 15 दिन बहुत हैं, रोजाना एक भी सब्जेक्ट आप क्लियर करते हो तो 15 सब्जेक्ट नहीं है आपके लिए, ठीक है, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 1 से 70 तक अनुच्छेदों में 2 घंटा भी नहीं लगेंगे और इसी में सब आ जाएंगे। राष्ट्रपति किसे त्याग पद देता है, किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, 23 में क्या है, 40 में क्या है, 18 में क्या है, 17 में क्या है, ठीक है, ये सब बहुत आसान है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाएंगे यहीं से। और बाकी आप देखना चाहो 110 अनुच्छेद में क्या है, 123 में क्या है, 152 में क्या है, 63 में क्या है, 141 में क्या है, ये सब देख लो। 249 क्या कहता है, 312 क्या कहता है, 352 क्या है, 56 क्या है, 360 क्या है, 61 क्या है, 395 क्या है, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ऐसे संविधान के, ये सब याद कर लो, ठीक है। ये हमारी पॉलिटी हो गई, ठीक है, विश्व की भी पॉलिटी है इसमें, आपके सिलेबस में वर्ल्ड की पॉलिटी भी है, लेकिन आपको वर्ल्ड की पे नहीं जाना है, ठीक है, फिलहाल हमारे लिए यही बहुत है। भाई पॉलिटी होगी, हिस्ट्री होगी। अब आप बिना बात की मत पढ़ो कि आप सिंधु सभ्यता पढ़ने लग जाओ, क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है। यदि उसकी जरूरत होती मैं आपसे पहले अपलोड करता, ठीक है, वीडियो को, अभी उसकी जरूरत नहीं है, सिंधु सभ्यता कोई नहीं पढ़ेगा। आगे आपको भाई ये आपने पढ़ लिए, नहीं पढ़े तो अभी कोई बात नहीं, आप 20 स्कोर कर सकते हो 40 में से। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप उनको भी पढ़ लेते हो तो बस ध्यान से। सबसे पहली बात, आपके सिलेबस में स्पेशल लिखा हुआ है यूएन, आपके सिलेबस में यूएनओ स्पेशल लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। ये मैंने एक पार्ट इस पर अपलोड करा है, एक पार्ट अभी और अपलोड करूंगा, लगभग 2 पार्ट अपलोड करूंगा इस पे। दोनों पार्टों को पूरी तरह से देख दो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए यूएनओ में, ठीक है। यूएनओ में आपको विश्व, एक तो ये होगा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके अलावा विश्व के जितने भी संगठन हैं, विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसपे मेरी वीडियो आएगी जल्दी, ठीक है, इतने भी आप कहीं से पढ़ो तो पढ़ लो, नहीं तो मैं अपने वीडियो अपलोड कर रहा हूं इन पे अभी 1 या 2 दिन में। विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन, विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन कहीं से भी पढ़ लो, या फिर भैया मैं ये नहीं कह रहा था मुझसे ही पढ़ो, आपका पेपर कल या परसों में है तो कहीं से भी पढ़ के चले जाओ, पर पढ़ के जरूर चले जाओ। लेकिन यदि कल या परसों में नहीं है तो मैं कल को ही मैं वीडियो दे सकता हूँ इनके विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों की। भाई मैं जो है अकेला मैं भी बार बार कब तक करूँ, मुझे भी अपनी पढ़ाई भी करनी है, प्लस आपके लिए वीडियो अपलोड करना है, थोड़ा दिक्कत होती है। तो भाई विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन देख लो, जिसमें आपके आ जाएंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख कौन है, मुख्यालय कौन है, स्थापना कब हुई।
वर्तमान में ये देखना आपको अध्यक्ष कौन है, आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे WTO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये तो हो जाएगा आपका उसी में, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कृषि संगठन, श्रम संगठन, यूनेस्को, इनके कार्य क्या हैं, ठीक है, जितने भी हैं, G20 हैं, ठीक है, G5 है, जितने भी ये संगठन है, ओपेक है, तेलों का संगठन, ये जितने भी इनके प्रमुख देख लो, इनकी स्थापना कब हुई ये देख लो, और इनका मुख्यालय कहाँ पे ये देख लो इसमें, ठीक है। वैसे सब चीज नोट कर लो आप अपनी, ये सब नोटबुक में नोट कर लो, और नोटबुक में नोट करके पढ़ो। प्रत्येक दिन 1 या 2 टॉपिक बिल्कुल खत्म कर दो कि हम इसमें कुछ भी पूछ ले तो हो जाएगा हमारा, बस ऐसे समझ के पढ़ो भाई। आप अभी तक, मैं फ्यूचर स्टूडेंट सर्किल वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं भाई, आप जितने भी हैं आज तक कभी आपने सिलेबस निकाल के पढ़ाई की है? नहीं की। यदि आप सिलेबस से पढ़ोगे ना, सिलेबस को लेकर हाथ में, ये मेरे पास सिलेबस है NTPC का, सिलेबस को लेकर आप पढ़ोगे तो निश्चित आप सफल हो जाओगे सिलेबस को लेकर। अब की बार यदि आप चूक जाते हो, 1 बार चूकोगे, 2 बार चूकोगे, लेकिन आपके पास सिलेबस है, सिलेबस से तैयारी करो भाई। आगे आने वाली सही परीक्षाओं के लिए मेरा निर्देश है, सबसे पहले सिलेबस देखो, परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है। ऐसे नहीं आप ऐसे ही तैयारी पर लग रहे हो बस कि सिंधु सभ्यता वहाँ है और भारत का सबसे बड़ा राज्य ये है, ऐसे कुछ नहीं है। सिलेबस देखो पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो भाई ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको पढ़ने हैं, ये स्पेशल इसमें लिखा। इसके बाद भैया आपको पर्यावरण देखना है। पर्यावरण को जो क्षति हो रही है, पर्यावरण को जो हानि हो रही है ना, कौन से कारक है पर्यावरण प्रदूषण के कारक, पर्यावरण को जो हानि हो रही है स्पेशल उसके बारे में कह रहा है कि पर्यावरण को किस से हानि हो रही है, इशू ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। इसके बाद आपको देखना है वन और वन्य जीव अभ्यारण्य, भारत के वन, आपको भारत के वन देखने भैया, वन और वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य पे मैंने आपको वीडियो डाल दिया है, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र लिखा हुआ है जिनमें, ठीक है, और यूनेस्को की सूची में शामिल वन्य जीव अभ्यारण्य, सब कुछ मैंने डाला है, इसे देख के डाला है, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य की वो वीडियो देख लेना आप, सारे वन्य जीव अभ्यारण्य बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे यहाँ से आपके, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपको देख लेना है और वन देख लेने हैं, भारत के वन। अभी जल्द में वन रिपोर्ट पे मैं वीडियो लाऊंगा, वन रिपोर्ट जो आई थी जिसमें भारत के मतलब प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है, 1987 में पहले, ऐसे करके कुछ सवाल है, चलो मैं वीडियो बना दूंगा इन पे, ठीक है। आपको वन देख लेना है, वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेना है। भैया कंप्यूटर भी आपका हिस्सा है इसमें, लेकिन आपको कंप्यूटर पे ध्यान नहीं देना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, फिलहाल हम कंप्यूटर को पढ़ें, ठीक है। और आपको देख लेना है भारत का परिवहन व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था भी देख लेनी है आपको, ये छोटे छोटे टॉपिक है। परिवहन व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था में आपको क्या, ठीक है, हो सकता है मैं वीडियो अपलोड कर दूं इस पे, ले तो देख लेना आप, ठीक है। परिवहन व्यवस्था में सड़क किस राज्य में ज्यादा है, किस में कितनी सड़क है, कौन सा राजमार्ग सबसे बड़ा छोटा है, कितने रेलवे जोन है, ठीक है, कितने जलमार्ग हैं, कौन सा जलमार्ग कहाँ को जाता है, ये सब परिवहन व्यवस्था हो गई, ठीक है। भारत में मतलब जैसे सड़क सीमा सड़क संगठन का वर्तमान में वो कौन है, अध्यक्ष कौन है, स्थापना कब हुई इसकी, ये सब बात है, ये परिवहन व्यवस्था में आ जाएंगी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अर्थव्यवस्था भी आपकी है, फिलहाल अर्थव्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। इसके बाद प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति पढ़ने हैं आपको, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति। आप भाई इसको एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके जो मैं बोल रहा हूं वो आप पढ़ के तो देखो, आपके एग्जाम में ना आए ना फिर बता देना, ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्ति देख लेने आपको, इंडिया के भी और विश्व के भी, भारत और विश्व के प्रसिद्ध व्यक्ति देख लेने, भारत और विश्व के, सब कुछ एक बार नोट कर लो कि हमें ये पढ़ना है, ठीक है। ऐसे करके लिख लो टॉपिक बना के, परिवहन व्यवस्था पढ़ लिया भाई हमें भारत की, ये भारत की परिवहन व्यवस्था है, कोई विश्व की ना समझे इसको, ठीक है भाई। हमें वन और वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ ले, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कारक पढ़ने हैं, पर्यावरण पढ़ना है पूरा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संगठन में वीडियो बना ही रहा हूँ, ठीक है। इन पर धीरे धीरे मेरी वीडियो अपलोड होगी भाई, मैं जितनी कर सकता हूँ उतनी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। इसके अलावा आपको भारत का अनुसंधान संस्थान देखना है, यानी कि इसरो, भारतीय अनुसंधान संस्थान इसरो, इसरो के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपके परमाणु वगैरह इनके बारे में भी आएगा, जिसमें भारत का परमाणु रिएक्टर कौन सा है, भारत का पहला अप्सरा था, ऐसे ये सब के बारे में, कितने परमाणु संयंत्र हैं भारत में, कौन सा परमाणु संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, इनके अध्यक्ष कौन थे, यानी कि इसरो, भारतीय अनुसंधान संस्थान, इसके बारे में देखना है।
ठीक है। भारतीय अनुसंधान संस्थान के बारे में पढ़ना है, इसरो के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और भारत के जितने भी भारत के संगठन है, ये तो अभी अंतरराष्ट्रीय संगठन थे, भारत के संगठन भी आपको पढ़ने हैं। भारत के प्रमुख संगठन, भारत के प्रमुख संगठन ये आपको देख लेना है भैया। आपके 20 नंबर कोई रोका नहीं है, 20 नंबर कोई रोका नहीं है। यदि केवल इनको तैयार कर लेते हैं आप तो 20 नंबर की जीएस आप कर सकते हैं 40 में से। और जो भी पढ़ के जाएंगे ना, बिना सिलेबस के मेहनत करके जाएंगे, वो 20 भी नहीं पकड़ पाएंगे। आप इसको पढ़ लो बस, जो मैंने बताया है। आप मान लो आप संविधान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल आता है सब कर देंगे, भूगोल नहीं कर पा रहे हैं, हिस्ट्री नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया जो मैंने बताया ना, इसमें आप कला संस्कृति और लिख लो। भारत की कला संस्कृति और खेल कूद, कला संस्कृति, कला संस्कृति मैंने बताया मंदिर मस्जिद कौन से ऐतिहासिक स्थल विरासत सूची में शामिल भारत के विषय, ये सब कला संस्कृति में आएंगे। और भैया खेल कूद, खेल कूद भी है इसमें, खेल कूद भी लिख लो, ठीक है। खेल कूद, खेल कूद में आपको ज्यादातर खेल कूद से जो करंट क्वेश्चन बनते हैं, खेल कूद से जो क्वेश्चन बनते हैं वो करंट से ज्यादा बनते हैं, कोई बात नहीं। तो भाई इनको देख लो बस, बाकी बहुत सारी चीज है इसमें भी कुछ रह रही हैं, तो जो जरूरी है मैंने वो लिख दिया, ये आप पढ़ लो भाई। इससे बाहर आप इतना बता रहा हूँ। और मैथ रीजनिंग फिट रखो, एडवांस मैथ पे भी थोड़ा फोकस रखना है, 5 चैप्टर आ रहे हैं, ये बात याद रखें। और भैया रीजनिंग में कथन पूर्व धारणाएं और कथन निष्कर्ष, न्याय निगमन, ठीक है, इन पे आपको विशेषकर ध्यान देना है। ज्यादातर पूर्व धारणाएं और कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इन पे ही बच्चे के नंबर कटते हैं, ठीक है। इनसे ही पीछे रहने की उम्मीद रहती है, क्योंकि वास्तव में हमारी रीजनिंग स्वयं कमजोर है, ठीक है। हम तो आपको मैथ तो थोड़ा बहुत करा सकते हैं, लेकिन भाई रीजनिंग तो हमारे लिए। बाकी फ्यूचर स्टूडेंट सर्किल वाला से भाई मेरी यही है कि ज़्यादातर कथन निष्कर्ष की तरफ ध्यान दें, ठीक है। अपने वहाँ गुरुजी से कहें कि भाई कथन निष्कर्ष, कथन पूर्ण धारणा है, ये हमें पढ़ाएं। और एडवांस मैथ में जो चैप्टर है उन पे विशेषकर ध्यान दें। साइंस जो आपका चल रहा है। बाकी जीएस में जो मैंने बताया ये पढ़ लो भाई, ना आए तो फिर बता देना, बस ये पढ़ लो जीएस में बढ़िया तरीके से, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है। मेहनत कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं तो फिर कभी होगा, लगे रहो, पीछे मत हटो। तुम युवा हो, युवा, ठीक है। और युवा का उल्टा भाई वायु होता है, और वायु को कोई नहीं रोक सकता। पर्वत पठार मैदान वायु सब जगह से गुजर जाती है, तो भाई वायु बनो। युवा का उल्टा वायु होता है। और आपका कल युवा दिवस था, ठीक है, तो युवा का उल्टा वायु होता है। संघर्ष करो बस, सफलता ये मत सोचो कि हम लगेंगे कब। कभी भी आप पे नौकरी करने के उद्देश्य से पढ़ाई मत करो कि हमारी नौकरी लगेगी। आप ये पढ़ो, ये करो कि हमें सब कुछ पढ़ना है, हमें ज्ञान अर्जित करना है। ऐसे पढ़ोगे ना कि नौकरी में नंबर आएगा, नौकरी के हिसाब से पढ़ेंगे। हमें बस इतनी सी किताब पढ़ ली, किसी 20 पेज की किताब पढ़ ली, शॉर्ट में बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल भी शॉर्ट में जाओ। हालांकि मैं आज आपको शॉर्ट में ही कुछ बता रहा हूँ, इमरजेंसी मेरी मजबूरी है। कभी भी ट्रिक मत लगाओ, मैथ में ट्रिक का प्रयोग करो, जीएस ट्रिक मत लगाओ। ट्रिक लगाओगे तो तुमसे दूर चली जाएगी जीके। विवरण, मेरी क्लास देखो, 1 घंटे की क्लास बना रहा हूं मैं एक पे, किसी एक मुद्दे पे। क्यों? कि मुझे भैया ट्रिक पसंद नहीं है, मैं ट्रिक से पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मुझे किसी के बारे में उसकी जानकारी चाहिए पूरी, नहीं तो पढ़ाना ही बेकार है। यदि आपको किसी के बारे में जानकारी नहीं है तो पढ़ाना ही बेकार है। आप भारत में रह रहे हो, भारत के बारे में नहीं पता तो क्या है, आपके देश के नागरिक हो, फिर उसके बारे में पूरी जानकारी लो। कोई भी मुद्दा है विस्तार से पढ़ो उसके बारे में, पेपर के उद्देश्य से नहीं। अरे जब आपको जानकारी होगी तो पेपर तो अपने आप पास हो जाएगा। पर आप क्या पढ़ते हैं? भगवती किताब 60 पेज की रट दी, रटने से नहीं, उसकी जड़ पकड़ो, जड़ पकड़ो। आप पत्ती पकड़ रहे हैं, पत्ती पकड़ोगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगी। और जड़ पकड़ोगे तो भाई उखल के आ जाएगा, ठीक है। उखाड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की नहीं। टूट गया तो वो दोबारा नहीं उग सकता, लेकिन उखली हुई चीज को दोबारा उगाया जा सकता है, ठीक है। तो मेरा कहना यही है भाई, जहां से भी पढ़ो, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना। मैं जो भी बताता हूँ पूरे विस्तार से बताता हूँ। एक बार वीडियो देखोगे किसी मुद्दे पर, दोबारा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पढ़ाई है मैंने, बाकी कोई भी किताब खोलने की जरूरत नहीं है आप कांग्रेस के बारे में। बंगाल विभाजन पढ़ाया, किताब खोलने की जरूरत नहीं है। अरे आपको टाइम ही तो लग रहा है, टाइम एक बार लगेगा जिंदगी में, एक बार टाइम दे दो।
दोबारा समय नहीं मांगा जाएगा, केवल एक बार टाइम लगेगा। हमको भी कभी ऐसे टाइम लगा था भाई पढ़ने में, लेकिन आज मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं माउंट एवरेस्ट पे हूँ, बाकी आपकी तरह ही हूँ, ठीक है। तो बस टाइम दो, किसी भी चीज़ को टाइम मांगती है लाइफ ओनली, और एक बार लाइफ को टाइम दे दोगे ना तो फिर तुम्हारा पूरा आगे वाली लाइफ बदल देगी, ये याद रखो, बस सब कुछ बदल जाएगा भाई तुम्हारा। तो मेरा इसको मोटिवेशन मानना या फिर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का शेड्यूल मानना, ठीक है। तो भाई मेहनत करो, बेस्ट ऑफ लक, और मुझे कमेंट करके बताना कि इसका एग्जाम कब है, ठीक है। फिर ये बताना कैसे क्वेश्चन आए, ठीक है। मेरा आशीर्वाद है भाई, आशीर्वाद तो नहीं कह सकते, मतलब मैं प्रार्थना कर सकता हूँ भाई कि आप सफल हो। बस मैं तो ये चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी होगी, चाहे मेरी कहीं जॉब लगे ना लगे, मेरा लक्ष्य है आपको सफल कराना। बस आप मेरी वीडियो देखो या मत देखो, मेरा लक्ष्य है अपनी वीडियो अपलोड करना। आपने देखोगे कोई और देखेगा, कभी भी ज्ञान खराब नहीं जाएगा, ये बात याद रखना। ये नहीं है कि हमारा 1 घंटा बिगड़ कर रहे, फिल्म को दे रहे हो, फेसबुक को दे रहे हो, व्हाट्सएप को दे रहे हो, 1 घंटा मेरी वीडियो पे दो, बस बार बार देखो वीडियो को, भला कैसे समझ में आए फिर बताना, ठीक है। तो इतना ही कहना चाहूँगा भाई, धन्यवाद। मेहनत करो, संघर्ष करो और जोर शोर से मेहनत करो, ठीक है।